हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने सर्कुलर मोशन पे एक लेक्चर दिया है आप लोगों को। तो दूसरा लेक्चर है, तो दूसरे लेक्चर में हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर से उन्हीं पर वापस आते हैं, इन्हीं पैरामीटर्स पर वापस आते हैं जो पैरामीटर्स हमने पहले में पढ़े हैं। जैसे कि हमने पढ़ा वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने वहाँ पर पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी, हमने वहाँ पर पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें आप याद रहिए कि जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा भी डिस्प्लेसमेंट हो, जैसी भी वेलोसिटी हो, जैसा भी एक्सेलरेशन हो, जिस तरह का भी एक्सेलरेशन हो, ये सभी वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटीज ही होती हैं। क्लियर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज। अब इनमें जो रिलेशन हमें याद रखनी है वो क्या है? इन टर्म्स ऑफ लीनियर, यानी कि लीनियर में आप लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया या एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। इसी तरह हमने वी वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन की और ए एक्सेलरेशन के लिए रिप्रेजेंट की। तो इनके बीच में कोई रिलेशन होगी इन क्वांटिटीज। ये तो मैंने कहा ये कौन सी क्वांटिटीज है? हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, सर्कुलर में। और ये कब पढ़ते हैं? जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, लीनियर मोशन। अब इनके बीच में तो कोई रिलेशन होनी चाहिए ना, तो इनके बीच में के रिलेशंस होती हैं, जैसे कि एक्स और एस इज इक्वल टू और थीटा, इसी तरह वी इक्वल्स और ओमेगा, इसी तरह ए इक्वल्स और टाइम्स अल्फा। क्लियर? ये रिलेशन होती हैं। अब यहां पर ये जो आर है तीनों में, ये क्या चीज है? ये होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। किसका? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर? एक्स जो है यहां पर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये इक्वल टू होता है आर टाइम्स थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वी इक्वल्स आर ओमेगा, ए इक्वल्स आर अल्फा। इसी तरह आपको ये इस साइड में क्या है? लीनियर, और इस साइड में क्या है? एंगुलर। तो ये इनके बीच की रिलेशन होती हैं। क्लियर? तो ये भी आप इनमें याद रखोगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे क्या चीज? सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन में हम आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो याद रखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं यूसीएम, शॉर्ट टर्म में यूसीएम लिखूंगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए एन यूसीएम लिखूंगा। ज्यादा इसमें नॉन यूनिफॉर्म नहीं आता है, ज्यादा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। एक दो पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस पर आगे जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये मैंने आपको शायद बोला ही नहीं है, इट्स ए 2D मोशन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। क्या चीज है ये? 2 डायमेंशनल मोशन। क्लियर? तो वापस आते हैं किस पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर। पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं इस पर भी आपको दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टार्ट करेंगे हम कहां से? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है, अब खाली इसमें क्या टर्म जुड़ गई है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिखूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसी को हम आगे ले जाएंगे। मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन में क्या लिखा मैंने? कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, किस पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ पे, और ये किस तरह चल रहा है? विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड इसकी कांस्टेंट है, देन इट इज मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? कि डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, हम कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। क्लियर? इक्वल डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस कहां कवर कर रहा है? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
क्लियर, तब जाके हम कहेंगे ये क्या चीज होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात छेड़ी जाए, क्योंकि ज्यादा ध्यान आप वेलोसिटी पर ही दोगे। क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होती है, एक होता है इसके पास मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है इसके पास डायरेक्शन। तो यहां पर स्पीड के पास क्या चीज है, स्पीड के पास खाली मैग्नीट्यूड है, लेकिन स्पीड यहां पर कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। लेकिन कल मैंने बताया था कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो मैं कह रहा हूं वेलोसिटी इज वेरिएबल क्वांटिटी। अब इसमें वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, अब देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज क्या होता है, डायरेक्शन। चेंज क्या होता है, डायरेक्शन, ये चेंज होता है। इट इज नॉट फिक्स्ड, ये नॉट फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है। और डायरेक्शन कैसे पता चलती है हमें, तो मैंने कहा था आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कौन चीज, एक टेंजेंट, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर आप मुझे बताओ इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, और आपको ये पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं कह रहा हूं चलो यहाँ पे बता, तो आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रा करना है, इस तरह से एक लाइन खींचनी है जो खाली एक पॉइंट को टच करे, और उसके बाद ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पर। क्लियर, तो वापस आते हैं किस पर, वेलोसिटी पर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या चीज है, इसमें मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड होता है, इसलिए ये फिक्स्ड है, क्योंकि स्पीड ही फिक्स्ड है। लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, क्या चीज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। अब अगर डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, ध्यान रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ऊपर से क्या चीज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या चीज फिक्स्ड है, तो फिर से मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जब डायरेक्शन चेंज होते हैं तो इस डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होगा भाई, तो मैंने कहा चेंज होने से एक्सेलरेशन आएगी। क्या आएगी, एक्सेलरेशन। ध्यान रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है, और वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है बल्कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, और इसी वजह से एक्सेलरेशन आती है। और इस एक्सेलरेशन का एक खास नाम है, क्या नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान रहे क्या चीज है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या चीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि एसी। क्लियर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब जनरेट होती है, तो याद रखोगे आप, इसके लिए मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा यहां पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यह मैंने लिखी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर, तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किस वजह से जो आए, खाली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उस वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और ये कब आती है, ये खाली उस टाइम आती है जब सर्कुलर मोशन हो, जब सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, होता है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी। क्लियर हुआ है। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इसका नाम है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का क्या मतलब होता है, सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग, यानी कि ये हमें बता देता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी, तो याद रखोगे आप, इट इज डायरेक्शन इज, इट इज डायरेक्ट, कभी कभी आता है व्हाट सेंट्रीपिटल मीन्स, सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग। क्लियर, तो नीचे चार ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन होगा सेंटर सीकिंग, तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज सेंटर सीकिंग। तो क्या होता है, इट इज डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ की ओर होती है, ऑलवेज अलोंग
द रेडियस ऑफ सर्क्यूलर रेडियस towards center of circular path ध्यान में रहिए क्या चीजें हैं. इट इज डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्क्यूलर पाथ. तो ये इसकी डायरेक्शन होती है किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. अब इस पर हम क्या देखेंगे, एक चीज देखेंगे, इसकी फार्मूला देखेंगे और फार्मूला को याद रखेंगे और बाकी इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ एग्जांपल्स में दूंगा. उसके बाद इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे. क्लियर. इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर से कि मैं आपको इसके बारे में जो मटेरियल है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल की लिंक मिलेगी, तो वहां से आपको मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा. तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें देखेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमारी जो फार्मूला है वो क्या होती है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फार्मूला जो होती है वो होती है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. तो v यहाँ पर क्या है, इट इज अ वेलोसिटी. तो मैंने भी कहा कि इसके पास इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हम कहेंगे इट इज अ स्पीड. हम इस तरह से लिखेंगे v इज स्पीड, क्योंकि v इज स्पीड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो दैट इज द स्पीड. तो v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r क्या चीज है, ये होता है रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ. रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ. क्लियर. v स्क्वायर बाय r. अब अभी मैंने आपको कहा जो v होता है ये होता है r ओमेगा रिलेशन. तो ac का वैल्यू कितना मिलेगा फिर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. एक r इससे कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा r ओमेगा स्क्वायर. तो इन जनरल आपकी जो फार्मूला बन जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए. कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट. तो याद रखोगे आप AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स v स्क्वायर बाय r विच इक्वल्स r ओमेगा स्क्वायर. तो ये चीज आप इसमें याद रखोगे, किसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इसका यूनिट क्या रहेगा, वही जो एक्सेलरेशन का होगा. तो याद रखोगे आप, चाहे कोई भी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हो, यूनिट एक्सेलरेशन ही का रहेगा. कोई भी टाइप ऑफ वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का ही यूनिट रहेगा. कोई भी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट का ही यूनिट रहेगा. इसमें भी वही चीज है, यूनिट चेंज नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो क्या कहा मैंने कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या चीज हमने पढ़ा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो किस में होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होता है उस ऑब्जेक्ट में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. क्लियर. अब अगर इसके पास एक्सेलरेशन है, आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, तो F इज इक्वल टू ma. तो कोई भी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हो, अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब है फोर्स भी है. क्लियर. तो इस पर फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर. तो अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का क्या नाम है फिर, तो सीधी सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर. एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, इफ देयर इज एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट, then there should be force exerted on this object. तो फोर्स तो है, सर्कुलर मोशन में फोर्स होता है, और वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. इस फोर्स की वजह से, याद रखोगे आप, इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है. डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है. तो होता क्या है इससे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है. क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है. और इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल है. क्या चीज, सर्कुलर मोशन पॉसिबल है. तो यहां पर एक मीन निकलता है इस चीज का. क्या चीज है वो मीन, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना है, इन ऑर्डर टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, इन ऑर्डर टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, object should experience centripetal force. इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए. अगर नहीं लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कौन सी मोशन पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन मोशन. याद रखोगे आप,
अगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना है, अगर सर्कुलर पाथ पे चलना है, तो एक फोर्स लगना चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस पर, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स की, इसका यूनिट क्या है और बाकी चीजें, इसकी एग्जांपल्स एक दो दूंगा जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी, क्या लिखा मैंने, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ एंड एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसका क्या नाम है, इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम एफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन क्या है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये सर्कल है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटर है, तो मीन्स ये इस पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यही इनवर्ड्स टुवर्ड सेंटर फोर्स लग रहा है, जिसको हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड अब आप लोगों ने सुना होगा, एफ इज एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ की का यूज करेंगे हम, एफ इज एम ए, एफ सी इज एम। अब यहां पर एफ सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन सिंपल एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो एफ सी विल बी इक्वल टू एम, और ए सी मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभी मैंने कहा कि वो वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है क्या चीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरी एक्सप्रेशन भी इसमें आएगी, अगर हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर की जगह आर ओमेगा, वी स्क्वायर बाय आर की जगह आर ओमेगा स्क्वायर का यूज करेंगे, तो एफ सी विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरी एक्सप्रेशन बन जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पर ए सी का दूसरा पॉइंट डाला। ए सी मैंने कहा था, ए सी की दो एक्सप्रेशन है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या ए सी इक्वल आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर मैंने आर ओमेगा स्क्वायर पुट किया, यहां पर वी स्क्वायर बाय आर किया, तो दो एक्सप्रेशन आई, तो एक जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगी ना इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी तो इस तरह से, एफ सी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, विच इक्वल इज एम और ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए नेसेसरी है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, कब कब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्लियर। तो वो सब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर हिंट दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एग्जांपल से क्लियर हो जाता है, इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 मैं आपको दूंगा, अगर आप एक स्टून जो है, स्टून को क्या करोगे, टाई करोगे थ्रेड के साथ, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इस तरह से घुमाओगे, सर्कुलर पाथ पे घुमाओगे। ये आपका हैंड है, ये आपकी स्टून है। अब इस पर क्या कर रहे हो आप इस तरह से स्टून एक ली, उसको थ्रेड से आपने बांध दिया, उसके बाद हाथ में एक एंड थ्रेड का लिया, उसके बाद इस तरह से घुमाना है। जब आप उसको घुमाओगे तो वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। जब वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस टाइम इस स्टून पर क्या लग रहा है, हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एफ सी इन वो डायरेक्शन में। क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब अगर फोर्स लग रहा है, क्या ये इस डायरेक्शन में आएगी, नहीं, क्योंकि एक और फोर्स लग रहा है यहां पर जो आउटवर्ड डायरेक्शन, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या चीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। तो इसको हम आगे देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक सिंपल ग्रेजुएट, या अगर आप कहोगे एक ग्रेजुएट जो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो या कॉमर्स बैकग्राउंड, जो साइंस बैकग्राउंड का ना हो, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल है। तो याद रखोगे आप इतना ही कि ये क्या चीज है, ये एक इक्वल और अपोजिट फोर्स है, किसका, सेंट्रीपिटल का। मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी कुछ नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो में हम डिस्कस करेंगे। स्टून टाइड ऑन ए थ्रेड एंड देन रिवॉल्व्ड, उसके बाद इसको रिवॉल्व किया, ठीक है, घुमा दिया, तो घुमाने से क्या होगा, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है राउंडिंग ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर रोड।
तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में आपको टर्न लेना है, गाड़ी में आपको टर्न लेना है, सर्कुलर रोड है आपका आगे से, तो आप इस तरह से चल रहे हो, आप सर्कुलर रोड आगे से है तो आपको टर्न लेना है। तो टर्न लेते समय आपकी गाड़ी पर क्या चीज है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। अगर वो नहीं लगेगा तो आपकी गाड़ी सर्कुलर टर्न नहीं ले सकते, स्किड हो जाएगी। अब वो कौन प्रोवाइड कर रहा है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो याद रखोगे आप इस केस में फ्रिक्शनल फोर्सेस। क्या चीज, अभी हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस पढ़ी नहीं, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। किस केस में, गाड़ी के केस में, जब गाड़ी मोड़ जाती है कहां पे, कर्व्स पे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, एक बाइक वाला जब चलता है तो काफी तेज चलता है, उसके बाद उसको टर्न लेना है, कर्व लेना है, तो कर्व के समय वो क्या करता है, बेंड हो जाता है एक डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ। अगर इस तरह से टर्न लेना है तो वो किस डायरेक्शन में बेंड होता है, इस डायरेक्शन में बेंड होता है। क्लियर, उसके बाद वो टर्न लेता है। आप लोगों ने मोटो जीपी देखी होगी ना, मोटो जीपी देखिए, मोटो जीपी, अरे भाई बाइक्स की जो रेस होती है वही, उसमें आप देखोगे जहां पर भी टर्न आता है तो बाइक वाला एक डायरेक्शन में मुड़ जाता है, जिस डायरेक्शन में उसको मुड़ना पड़ता है उसी डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में पाथ होती है, जिस डायरेक्शन में उसको मुड़ना पड़ता है वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को मुड़ जाता है, मुड़ लेता है। बाइक को साइड में रख, ऐसे ऐसे पलटा देता है बाइक को इस तरह से, जब वो ऐसे चलती है तो फिर वो ऐसा करता है, इसके बाद इस डायरेक्शन में चलता है। अगर यहाँ से आना है तो इस डायरेक्शन में इस तरह से, थोड़ा सा पहले वो खड़ा था इस तरह से, और जब टर्न आती है तो वो उसी तरह लीन हो जाता है, टर्न की डायरेक्शन में लीन हो जाता है। क्लियर, तो ये क्यों करना पड़ता है उसको, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है और वो अच्छे तरीके से टर्न ले सकता है। क्लियर, तो अब इसमें मैं एग्जांपल्स ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बाकी एग्जांपल्स आप खुद भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा किस चीज का, फ्रिक्शन का, क्योंकि फ्रिक्शन काफी कंपलसरी है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या चीज है, फ्रिक्शन। क्लियर, क्या चीज है फ्रिक्शन, उसको डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस, और उसकी लिमिटेशंस देखेंगे, हम कैसे कर सकते हैं कम फ्रिक्शन, वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, यहां पर क्या चीज, फ्रिक्शन क्या होता है। तो याद रखोगे आप, अपोजिंग या रेजिस्टिंग फोर्सेस, अपोजिंग या रेजिस्टिंग फोर्सेस which comes into play when one body moves or tends to move over the surface of another body, क्लियर। तो ये फ्रिक्शन होता है, क्या चीज, अपोजिंग या रेजिस्टिंग फोर्सेस which comes into play when one body moves or tends to move over the surface of another body। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। मान लो एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे फुटबॉल है। क्लियर, ये फुटबॉल है, मैंने इस फुटबॉल को किक किया, क्या किया, इसको किक किया। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये कुछ आगे बढ़ी और उसके बाद ये स्टॉप, रेस्ट में आई, ये रुक गई। ये रुक क्यों गई, क्योंकि इस पर मैंने फोर्स एक्सर्ट किया था, मैंने फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन आगे जाके रुक गई। ये रुक क्यों गई, क्योंकि यहां पर कोई फोर्स तो जनरेट हुआ जिसने इसकी मोशन को स्टॉप, रेस्ट की में लाया, मोशन को चेंज किया। और वो कौन सा फोर्स है, सिंपली उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो कौन कौन सा चीज है यहां पर, एक चीज है यहां पर फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन सरफेस का, क्योंकि ये सरफेस पे मूव कर रहे हैं। दूसरा फ्रिक्शन होता है यहां पर एयर, क्योंकि एयर भी प्रेजेंट होता है तो इसलिए एयर भी फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस एक है, दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर अभी दो सरफेसेस कांटेक्ट में, तो इन कांटेक्ट की वजह से भी फ्रिक्शन जनरेट होता है, और अगर एयर प्रेजेंट है तो एयर की वजह से भी जनरेट होता है। क्लियर, डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी फ्रिक्शनल फोर्सेस की, द फोर्स दैट डेवलप्स बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट कांटेक्ट पॉइंट्स ड्यू टू विच देयर रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड। तो इस चीज को फ्रिक्शन बोलते हैं।
और काज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है याद रखोगे आप, ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन का मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो नेचर है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर है या न्यूक्लियर नेचर है। तो आप याद रखो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। क्लियर हुआ है? तो ये इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ है? एक और चीज इसमें याद रखना पड़ेगा आपको, तो इसमें दो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होती हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। तो आप कहोगे स्टैटिक का मीन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हाँ सही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैंने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, क्या किया? फोर्स एक्सर्ट। तो उस टाइम अभी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं है, स्मॉल फोर्स एक्सर्ट किया, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद इसका एक मैक्सिमम वैल्यू आता है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग या क्रिटिकल फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग या क्रिटिकल फ्रिक्शन का क्या मतलब है? लिमिटिंग या क्रिटिकल फ्रिक्शन का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो बॉडी में मोशन आएगी, और जब मोशन में आएगी तो उसके बाद उसमें जो फ्रिक्शन होगी उसको डायनामिक फ्रिक्शन होगी। तो डायनामिक में भी दो टाइप्स हैं, क्योंकि मोशन दो टाइप्स की होती हैं, या तो स्लाइडिंग मोशन होगी या होगी रोलिंग मोशन। क्लियर? इसी तरह इसमें दो टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन। अगर एक बॉडी स्लाइड कर रही है दूसरी बॉडी पे, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ अपोज जो मोशन करेगा, स्लाइडिंग मोशन को अपोज करेगा, दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग, जब रोल कर रही है बॉडी, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा तो उसको डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ है? तो ये इसके मैं आपको पूरा कंप्लीट जो नोट है वो मैं आपको दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्या चीज सुना होगा आप लोगों ने? ये चीज तो सुना होगा ना, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल का क्या मतलब है? तो एक तो ये जरूरी है, लेकिन साथ में क्या चीज है ये? एक तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो कुछ चीजें हो भी नहीं सकती थी, जैसे कि हम चल नहीं पाते, वी कैन नॉट वॉक, वॉकिंग विल बी इम्पॉसिबल, हम चल नहीं पाते। क्लियर? दूसरा चीज इसका क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है ये सब, तो ये लिखना भी पॉसिबल नहीं था अगर फ्रिक्शन नहीं होती। क्लियर? अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो ये लिखना भी पॉसिबल नहीं होता। जब आप चलते हो किसी बाइक पे तो ब्रेक अप्लाई करते हो, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल, आप ब्रेक नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? ये इतना क्लियर हुआ? आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। क्लियर? तो ये किस वजह से होता है? ये सारे के सारे फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ये एडवांटेज है इसकी, तो इसलिए क्या रहता है ना कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। क्लियर? अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट थिंग यही है कि ये अपोज करता है मोशन को, इट अपोजेस द मोशन। क्लियर? और इसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी लॉस्ट होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है, एनर्जी लॉस हुई। और दूसरा चीज इससे क्या होता है फ्रिक्शन से, इसमें आपको वेयर एंड टियर ज्यादा होता है, वेयर एंड टियर ज्यादा होता है मशीन्स में। क्लियर? वेयर एंड टियर ज्यादा होता है किसमें? फ्रिक्शंस में, सॉरी मशीनरीज में। क्लियर? तो अब डिसएडवांटेजेस को कम किया जा सकता है, डिसएडवांटेजेस को कम किया जा सकता है। वो कैसे कम किया जाए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। जहां पे हमें ये जरूरी, जहां पे हमें इसकी कम जरूरत है फ्रिक्शन की, तो वहां पर हम उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो यहां पर मैं 3-4 रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग फैक्टर्स जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे वो मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ यहां पर आपको मेथड्स लिखे हैं जिसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फैक्टर्स ड्यू टू विच फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। तो मेरे हिसाब से +3 लेवल के लिए जो है फ्रिक्शन के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्या हम करेंगे? पॉलिशिंग करेंगे। उससे क्या होता है कि सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है, तो इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह दूसरा चीज है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल पर भी डिपेंडेंसी है कि हम किस तरह का मटेरियल यूज करेंगे। क्लियर?
इसी तरह बाय स्ट्रीम लाइनिंग हम उसकी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको हम स्ट्रीम लाइन बनाएंगे। स्ट्रीम लाइन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रंट सर्फ बॉडी होती है, फ्रंट पार्ट जो होता है उसको थोड़ा सा शार्प बना देते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जट जो होते हैं, जट्स, उनमें आगे एक मीन्स स्ट्रीम लाइन होते हैं। स्ट्रीम लाइन मीन्स शार्प पॉइंट्स होते हैं आगे। क्यों? क्योंकि वो हवा को काट सके और उसके बाद उसमें से एंटर कर सके विद लार्ज स्पीड। इस तरह कार्स में भी ऐसी शेप्स दी जाती हैं बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। तो बेयरिंग्स का यूज करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह लुब्रिकेशंस हम कर सकते हैं, उससे भी फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। ये कुछ फैक्टर्स थे। तो ये जो लेक्चर मैंने आज दिया तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो मे बी दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे, चाहे एनर्जी उठाएंगे, चाहे लाइट उठाएंगे, चाहे वेव। तो मेरे हिसाब से वेव बेहतर रहेगा क्योंकि वेव मोशन के साथ थोड़ा सा कंपेयर है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वेव्स। तो लास्ट में आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।